हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है। मैं नाना यार भाई, आज भारत की महिलाएं ये क्या कर रही हैं यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई। भारतीय महिला को काऊ फार्म संभालता देख और उससे महीने का 10 लाख रुपए कमाता देख, पाकिस्तान को पड़ गए मिली के दौरे। लड़कियां भाई साहब, लड़की 10 लाख रुपए काऊ फार्मिंग से कमा रही है। फार्मिंग साथ कर रही है, ये क्या बोल रहे हो भैया? लड़कियां अबे लड़की कहाँ से ये काम कर सकती है? हमारे पास तो मर्द नहीं कर रहे। कसम से इतना पाकिस्तान में तो मुश्किल ये है हाल है। काम। हाँ ना, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन देखता फिर ये इंडिया के अंदर कैसे पॉसिबल कर रही है यार। महिला तो काम करते स्टार्ट। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरे साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं वैश्वी जी आपको अपने फार्म के बारे में, अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में, कैसे शुरुआत हुई और क्या ये सोचती हैं आम युवाओं के लिए, आम किसानों के बारे में, तो मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन करके मेरे व्यूअर्स को बताएं। लाइफ का गोल तो ओवर टाइम चेंज हुआ है। पहले मेरा गोल था कि वर्ल्ड नंबर 1 गोल्फर बनना है, तो मैंने 8 साल की उम्र में गोल्फ खेलना शुरू किया और 16 साल इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया देश में विदेश में, और एशियन गेम्स खेला और कई सारे टूर्नामेंट्स खेले। यूएस में 7 साल रही गोल्फ की वजह से ही। और उसके बाद जो मेरा गोल हुआ इंडिया आके, वो ये है कि देश के किसानों के लिए कुछ करना है। देश के किसान जो कि सुसाइड करते हैं, जिनमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आ पाती है, क्योंकि उनके बच्चे भी किसानी छोड़ना चाहते हैं, शहर में जाके काम करना चाहते हैं। जी हाँ। उनके पास इतनी आमदनी तक नहीं है कि वो खुद खाना खा सकें, जबकि वो पूरे देश को खाना खिलाते हैं। उनके लिए कुछ करना है। तो अब मेरी लाइफ का गोल या मिशन यही है कि किसानों से जुड़ के उनकी आमदनी बढ़ानी है, उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट फिर से जगानी है। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कितना रहा है? एजुकेशनल बैकग्राउंड मैंने बैचलर्स किया है इकोनॉमिक्स में, एंड खेती का या काउ ब्रीडिंग का कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है, एनिमल हस्बेंड्री या एग्रीकल्चर का जीरो बैकग्राउंड। जीरो है। मैं इसके बारे में फ्यूचर जानना चाहूँगा। आपके नज़रिए से ये जो काम है इसका क्या फ्यूचर है? इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है, क्योंकि अब लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि जिस तरह से हम रह रहे हैं, जो चीज़ खा रहे हैं, पी रहे हैं, इवन जो चीज़ सांस ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जहरीली है, हमारे हेल्थ में वो बहुत ही बुरे इफ़ेक्ट्स ला रही है। तो सबको ही अब ये सोच रहा है कि अब जहाँ से आए वहाँ पे वापस जाना है, और हम यहाँ पे यही कर रहे हैं। जो हमारी देसी गायें हैं उन पे हम जा रहे हैं, उनकी नस्ल सुधार का काम कर रहे हैं, उससे खेती बाड़ी जोड़ रहे हैं और नेचुरल फार्मिंग वापस ला रहे हैं। तो जो पास्ट है वही फ्यूचर है। बिल्कुल मैं बोलूँगी। तो क्या क्या काम कर रहे हैं आप? ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, गिर गाय हैं, आपके प्रोडक्ट्स हैं, आपने घी वगैरह, दूध वगैरह सेल करते हैं। मैं थोड़ा सा उसके ब्रीफली उनके बारे में जानना चाहूँगा, ताकि आपके बारे में पता लगे कि मैम क्या क्या काम करती हैं। तो पहली बात तो जो हमारा फार्म है वहाँ पे हम एक मॉडल सेटअप कर रहे हैं कि जो हमारी देसी गायें हैं उनके जो गौमूत्र है, उनका जो गोबर है, उससे हम खेतों के लिए फर्टिलाइजर बनाएं, पेस्टिसाइड बनाएं, उसी से खेती करें। और खेत जो आप ये ज़मीन देखते 4 साल पहले बिल्कुल रेतीली ज़मीन, इसमें बिल्कुल भी जान नहीं थी, अब बिल्कुल चेंज हो गई है। तो एक तो हम ये केस स्टडी सोच लीजिए हम तैयार कर रहे हैं कि कोई भी आए उनको दिखा सके कि गाय के गोबर में कितना दम है। जी हाँ। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, हम किसानों से जुड़ के उनके प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं। अच्छा। तो अपने बी कीपर्स हमारे बहुत जगह हैं, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तो उनका हम हनी लेके उसको ब्रांड करके बेचते हैं। जी हाँ, जी हाँ। ऐसे ही और भी प्रोडक्ट्स हैं। तो बहुत सारे किसान हम जो जुड़ना चाहें हमसे जुड़ सकते हैं, और उनको हम सपोर्ट भी करते हैं कि वो रासायनिक खेती से जैविक खेती की तरफ आए। अच्छा अच्छा जी, ठीक है। तो दूध आपके पास कितनी गायें हैं, कितना मिल्क प्रोडक्शन है, कैसे आप इनको संभालती हैं? हमारे पास 100 गायें हैं और उनके 150 बच्चे हैं। अच्छा। और 100 गाय में हमारा भी मिल्क एवरेज 6 से 6.5 लीटर आता है। अच्छा अच्छा। तो दिन का हमारे पास मतलब 350 लीटर ऐसे आता है, क्योंकि मिल्किंग गाय कम होती हैं। 100 गाय में भी मिल्किंग गाय कम है। जी हाँ, जी हाँ। तो और उसके अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क सेल ही होता है। जो मिल्क बच जाता है उसका घी बनाते हैं। अच्छा अच्छा। और उसी के थ्रू फार्म पे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे। पूरा हमने अपना बाग लगाया हुआ है। आम के 9 से 10 वैरायटीज़ हैं हमारे फार्म पे। अच्छा। लीची है, आंवला है, नींबू है, शहजन है, बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। मतलब ये सब आपने अपने लिए किया है या फिर ये भी एक मॉडल के तौर पे तैयार कर रहे हैं आप? देखिए, हमारा मिशन क्या है कि हमें इससे मतलब इसको सस्टेनेबल करना है। सस्टेनेबल इसलिए क्योंकि चैरिटी बहुत टाइम तक नहीं चलती। आप कितने टाइम तक एक NGO मतलब डोनेशन पे ही चल सकता है, राइट? तो वो हमें
प्रॉफिटेबल करना है, पर खुद के लिए नहीं, इसलिए ताकि और भी लोग इसको रेप्लिकेट कर सके कंट्री में। अच्छा। तो हमारा ये सोशल मिशन आप समझ सकते हैं कि एक सोशल तरह का मिशन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको फैलाएं आगे। जी। अच्छा, आपने ये शुरुआत किया तो कितनी गायों से किया था, ताकि कोई और यूथ अगर इसको देख रहे हैं वो भी इस तरह से करना चाहें, तो कितनी गायों से आपने शुरुआत किया? आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह ली, जानकारी जुटाई, कैसे किया था ये सब? स्टार्टिंग में मैं गई थी, मैं NDRI गई थी और भी बहुत सारे जगह मैंने कोशिश की कि मैं ऑनलाइन कोर्सेज कर लूँ। फिर बहुत जल्दी मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऑनलाइन करने से या कोई किताब पढ़ने से ना कुछ भी नहीं पता चलने वाला। अच्छा। जो एक्चुअल में हो रहा है ना उसमें सीधे घुसना है। अच्छा। पहले जो 2.5 साल थे बस रिसर्च में गए, जगह जगह घूमे, किसान भाइयों के पास गए देखने के लिए कहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, कौन लोग अच्छी गाय रख रहे हैं। अच्छा। तो पहले का 2.5 साल तो बस आप समझिए कि इधर से उधर घूमने में, रिसर्च करने में गया। अच्छा। और पहले हमने 10 गाय रखी। फार्म के उस तरफ एक बांस का शेड है हमारा। अच्छा जी। वहाँ पे हमारी 10 गाय आई थी और जैसे जैसे गाय बढ़ती गई फिर इस शेड में हम लोग शिफ्ट हुए। इस शेड में आए। जी। आपने शुरू से दूध किस रेट में बेचना शुरू किया था? स्टार्टिंग में तो हमारा 65 रुपए जाता था। अच्छा। अभी भी हमारा जो बल्क में कुछ जो दूध जाता है वो 65 रुपए में ही जाता है। अच्छा। और जो कस्टमर को जाता है वो 150 रुपए में जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। फीड की कॉस्ट, चारे की कॉस्ट, हर चीज़, भूसे की कॉस्ट हाई है, लेबर की कॉस्ट भी हाई है जो हमारे गौपालक हैं। अच्छा। तो हम तो कोशिश यही करते हैं कि मतलब कॉस्ट से जस्ट जितना बेस्ट में हम दे सके वही करें। हमारा बस चले तो हम और कम रेट में करते हैं। अच्छा, आपका कितने % दूध रिटेल में जाता है? अभी हमारा 50% रिटेल में जा रहा है। अच्छा। और 50% हमारा बल्क में जा रहा है। अच्छा, मतलब मैं मानूं कि 100 के आसपास तो आपका दूध एवरेज में सेल हो जाता होगा, 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से? ऑन एवरेज थोड़ा उससे कम ही होगा। थोड़ा सा कम ही होगा। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूँगा, आप जो जो घी बनाते हैं, घी बेचते हैं, वो किस रेट में, कौन सी गायों का दूध घी रहता है? घी एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारा जो हमारे कस्टमर को बहुत पसंद आया है और मैं बहुत गर्व से बोल सकती हूँ कि हमारी घी की क्वालिटी मतलब नंबर 1 है। अच्छा। तो हम 3 टाइप का घी देते हैं और अभी हमने एक चौथे टाइप का भी इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा। तो हमारे जो घी है, एक तो देसी गाय का जो प्योर देसी गाय मिक्स का घी है। अच्छा। दूसरा राठी गाय का, हमारे फार्म पे राठी गाय है, उनका भी घी है हमारे पास। गिर गाय का घी जो कि गिर गाय के दूध से बना है, और साहिवाल गाय का। साहिवाल का अभी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, इनके रेट जरा बता दें। हाँ जी। सो जो देसी गाय का घी है वो 500 ग्राम 950 रुपये में है। जो हमारा राठी गाय का घी है 500 ग्राम 1250 और जो गिर गाय का है वो 1450 में है। अच्छा। साहिवाल का भी लॉन्च नहीं किया। अलग ना इधर हुई है वीडियो खत्म यार। मैं देख के इंडिया में लड़कियां इतने बड़े बड़े फार्म चला रही हैं यार, मैं तो सोचने में पड़ गया। ईरान इधर रह गया कि 250 भाई साहब गायें हैं तकरीबन 250। आपने अंदाजा मुंह लगा से कहना भाई साहब कि कैसे लड़की मैनेज कर रही है। वो देख, उसने हायर एजुकेशन तालीम हासिल की हुई है, बैचलर्स की हुई और गोल्फ प्लेयर है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भाई फॉरेन कंट्रीज में भी जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट ये करती रही और इंडिया में आके भाई इसने फॉर्म खोला। ये देख यार, सोचने वाली बात है। और भाई साहब और इसका दूध बिक रहा है, इसका भाई साहब घी बिक रहा है, इसका मक्खन बिक रहा है, सब कुछ बना के बेच रही है। बिल्कुल देख ना कितनी यार भारत की लड़कियां मर्दों से भी आगे हो रही हैं यार। फार्मिंग मतलब के भाई साहब हमारे यहाँ पाकिस्तान में भाई औरत को तो बुर्का ही पहनाया जाता है, कमरे से बाहर ही निकाला जाता, मर्द भी डरते हैं फार्मिंग में आने से पहले। लेकिन इंडिया में तो भाई लेवल ही अलग हो गया भाई, औरतें भी फार्मिंग में आ गई हैं। देख भाई बोलती है देखो पहले, सबसे पहले हमने 10 गाय ली हैं, उसके बाद ये सारा सिलसिला बढ़ता गया है। 10 100 250 गाय इकट्ठी कर ली भाई देख लो वो कितना बड़ा एरिया कवर किया और सब कुछ हर चीज उसमें लगा हुआ है, घास मास हर चीज, आम के दरख्त, देख कितना बड़ा सेटअप बना लिया इस एक औरत ने। और बोलती है कि 2.5 साल में रिसर्च करती हूँ, किसानों के पास फिरती रही हूँ और तजर्बा लेती रही हूँ कि आया क्या क्या दुश्वारी हो सकती है, क्या क्या भाई मुश्किलात पेश आ सकती। फिर आ रही है, सीधा मैंने हाथ डाला है इस पे, इस फील्ड में आई हूँ। और भाई देखो आज देख कितना बड़ा सेटअप खड़ा कर दिया। आती है झंडे का ना, ऐसे होती है चीजें यार। हमारे पाकिस्तान में औरतें किधर आती हैं यार, किस फील्ड में भी आगे नहीं यार। अब देखो हमारे पाकिस्तान में मुल्ले फतवा लगा देते हैं, इन मुल्लों के फतवों से बंदा है भाई क्या बोले, बुर्का कहते हैं औरत को बुर्का पहना के घर में घुसा दो बस। कोई औरत ऐसी फार्मिंग में आए तो मैं तो बोल रही फतवे सारा दिन लगते हैं। वही ना भाई, इधर तो है ही नहीं सिस्टम। लेकिन मैं मान गया आज इंडिया की आगे बढ़ने की वजह ये भी है कि भाई इंडिया में आज लड़कियां भी
मर्दों से आगे निकल रही हैं, बिल्कुल काम कर रही हैं। इसी वजह से तो आज भारत 8.5% की जीडीपी की ग्रोथ लेके आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। और अनपढ़ भी तो नहीं है ना, अनपढ़ और जाहिल भी तो नहीं है ना, वो पढ़ी लिखी। इंडिया में अनएजुकेटेड है ही कौन, ये चीज है भाई। वही तो यार आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में, जो भाई भारत के अंदर एक महिला भाई चला रही है कॉ फार्म। इधर ही वीडियो तुम करते तो भाई।